सबसे पहले तो जोरदार तालियों से एक बार फिर से कृषि मंत्री पशुपालन मंत्री जी का यहाँ पर स्वागत किया जाए, क्योंकि एक लंबा अनुभव जब विकास के साथ और एक नई पीढ़ी के साथ मिलता है तो जाहिर तौर पर समाज को बहुत सी चीजें मिलती है। समाज में विकास होता है और अगर बात हिमाचल प्रदेश की करें तो काफी अहम हो जाता है कृषि का क्षेत्र, कृषि के क्षेत्र में विकास होना, क्योंकि अभी भी हमने ये देखा है कि कृषि के क्षेत्र में बहुत सारी ऐसी जरूरतें थी। हालांकि अभी जो 100 साल का कार्यकाल जो बीता है उसमें ये हमें मालूम जरूर हुआ है कि सरकार की रणनीति क्या है। उसमें हमें ये जरूर मालूम हुआ है कि सरकार की ओर से कौन से वो कदम उठाए जा रहे हैं जिसके जरिए कोशिश की जा रही है कि कैसे आम जन तक तमाम जो सुविधाएं हैं वो पहुंचाई जा सके, हिमाचल प्रदेश को कैसे आत्मनिर्भर बनाया जा सके। तो एक बार फिर से जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए मंत्री चंद्र कुमार जी का। और सर, सबसे पहले देखिए 100 साल का जो समय होता है वैसे तो अमूमन उसे सरकार के लिए 100 दिन का जो समय होता है उसे हनीमून पीरियड के तौर पर जाना जाता है, लेकिन जिस तरीके से बजट आया और बजट में आपके तमाम वादों की छाप हमें देखने को मिली, उससे ये तो जरूर साफ हो जाता है कि अगले 5 सालों में हिमाचल प्रदेश की जो दिशा है वो बदल सकती है। लेकिन बात अगर हम कृषि क्षेत्र से जुड़ी चीजों की करें तो चुनौतियां भी आप लोगों के सामने तमाम है। अगर बात हिमाचल प्रदेश के राजस्व की करें तो जो कृषि क्षेत्र का योगदान है साल दर साल घट रहा है, तो इसे आगे बढ़ाने के लिए आपकी ओर से क्या कदम उठाए जाएंगे आने वाले 5 सालों में? देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों का बड़ा आभारी हूँ कि जहाँ इस चर्चा में मुझे भाग लेने का मौका मिला है। कृषि सबसे बड़ी ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर है और हिंदुस्तान के 71% आबादी जो है वो खेती बाड़ी में अपना जो है वो गुजर बसर करती है और इसीलिए कहा गया है कि भारत कृषि प्रधान देश है। और जो कृषि में आज मैं देख रहा था भारत सरकार का बजट भी कम हुआ है और दूसरी जो स्टेट्स हैं उनके बजट भी काफ़ी कम हुए हैं कृषि के क्षेत्र में। तो कृषि को एक नया रूप देना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो देश रहा है वो इंटेंसिव एग्रीकल्चर में था। छोटी छोटी लैंड होल्डिंग्स थी, लोग अपना गुजर बसर उन खेतों से करते थे। लेकिन कुल मिलाकर के अगर हम एक परिवार जो कृषि में काम करता है उसको 27 रुपये जो है वो दैनिक वेतन पड़ता है, जबकि दूसरे जो प्रोफेशन है जैसे कोई मजदूरी करता है उसको 500 रुपये या 300 रुपया दिन का मिलता है। तो इस ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर्स को जो है वो हम कैसे वायेबल बना सकें ताकि हमारा नौजवान जो है वो कृषि से हट रहा है। इसलिए हमें कृषि में डाइवर्सिफिकेशन जो है वो बड़ी ज़रूरी है। कम से कम जो खेती बाड़ी में काम करने वाला किसान है उसको कम से कम मासिक 35,000 रुपया अगर इनकम जो है वो महीने की बने, वार्षिक इनकम उसकी जो है वो इस तरह से बढ़ोतरी उसमें हो, तब जाकर के नौजवान जो वो खेती बाड़ी में टिकेगा। इसलिए जो हमारी सोच है कि कृषि को जो है वो हम ऐसी डाइवर्सिफिकेशन की तरफ लेके जाएं जिसमें हमें बाज़ार में उसकी ठीक कीमत जो है वो मिल सके। इसलिए हमारी सरकार ने ये प्रयास किया है कि हम एक क्लस्टर अप्रोच बनाएं और उस क्लस्टर अप्रोच में जो हमारे जितने हम साधन उनको जुटा सकते हों। बहुत से प्रोजेक्ट कृषि के ऊपर भी हैं, जैका का प्रोजेक्ट भी है, लैंड यूज़ प्लान है उसकी प्रॉपर हो, उसके मिट्टी के जो हैं वो हम सैंपल जो हैं वो उनको इकट्ठा करें और एक लैंड यूज़ प्लानिंग जो है उस क्लस्टर्स की हम करें कि इस एग्रो क्लाइमेट में ये फसल हम उगा सकें जिससे किसान की आमदनी में उसमें इजाफा।
बिल्कुल सही कहा सर आपने। और हमने अभी बीते समय में देखा है, पिछले 8 सालों की बात करें तो ये जो मार्च का महीना है, पिछले 8 सालों के मार्च में सबसे ज्यादा गर्म, सबसे ज्यादा ठंडा रहा है। कृषि के क्षेत्र में बहुत बुरा प्रभाव इसका पड़ता भी देखा जा रहा है। तो क्या बदलते मौसम के साथ हमें तकनीक को भी अपडेट करने की और कृषि के पैटर्न को भी बदलने की जरूरत महसूस होती है? देखिए, ये क्लाइमेट चेंज जो है ये विश्व फिनोमिना है। तो कई बार जो हमारे क्लाइमेट में जिस रफ्तार से चेंजेस आ रही है, उस रफ्तार से हम अपने कृषि के पैटर्न को इतनी जल्दी नहीं बदल सकते। लेकिन हमें जो इस प्रकार की क्लाइमेट चेंजेस, ग्लोबली चेंजेस आ रही हैं, उसके साथ साथ हमें अपना क्रॉप पैटर्न जो है उसको भी थोड़ा बदलना पड़ेगा। क्योंकि हमने देखा इस बार बिल्कुल जो है वो इस विंटर में स्नोफॉल नहीं हुई है। हमारे खास करके ये ऊपरी इलाके हैं जहाँ सेब का उत्पादन होता है, दूसरी सब्जियां तैयार की जाती हैं, तो बड़ी कम स्नोफॉल इसमें हुई है। और अभी लेट जो है वो बारिश हुई है, जिसमें प्लेन्स में जो अभी हार्वेस्टिंग जो है वो 10-15 दिन के अंदर शुरू होनी थी, जैसे राजस्थान और पंजाब, हरियाणा में, तो वहाँ पर ओलावृष्टि ज़्यादा हुई और इससे काफ़ी फसलें जो हैं वो उनको नुकसान हुआ है। लेकिन जो हमारे अपने हिमाचल प्रदेश में भी कई स्थानों के ऊपर फसलों पर प्रभावित हुई हैं, लेकिन जो ड्राई लैंड फार्मिंग है, ये जो लेट रेनफॉल है, उससे ड्राई लैंड फार्मिंग जो हमने वीट उगाई है, उसकी प्रोग्रेस जो है वो बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। ये काफी अच्छा कदम आपकी ओर से उठाया गया है और इससे हम समझ सकते हैं कि आने वाले 5 सालों में जो कृषि का क्षेत्र है उसमें किस तरीके से दिशा जो है आपकी ओर से दी जाएगी हिमाचल प्रदेश में। सर, मोटे अनाज को लेकर मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगी, क्योंकि यूएन जो है वो मोटे अनाज को इस समय बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहा है। इसका जिम्मा जो सौंपा गया है वो भारत के कांधों पर है। और ऐसे में अगर हिमाचल की बात करें तो हिमाचल की क्या भूमिका रहेगी? क्योंकि कांकड़ा ये बताता है कि देश में हर राज्य में सिवाय राजस्थान को छोड़कर मोटे अनाज का उत्पादन इस साल घटा है। देखिए, ये कोर्स ग्रेन्स कहते हैं इनको, मोटा अनाज। जी ये इंसान के लिए है और पशुओं के लिए भी है। जी। ये जो हमारा कोर्स ग्रेन्स है, मोटा अनाज है, ये आज नहीं पैदा हुआ है। यह भारत सरकार की ये जो रोज बड़ी बड़ी विज्ञापन आ रहे हैं, मोटा अनाज मोटा अनाज। जब पंजाब में सिंचाई व्यवस्था नहीं थी, हरियाणा में सिंचाई व्यवस्था नहीं थी, राजस्थान में सिंचाई व्यवस्था नहीं थी, उस वक्त भी खेतों में मोटा अनाज जो था, कोर्स ग्रेन जो था, उगाया जाता, जिसमें मक्की थी, मक्का था, रागी थी और बाजरा था, चरी थी, मंडल था। तो उस वक्त ये ग्रेन्स जो थे ये गरीब लोगों के का खाना पाना था। और गरीब लोग जो थे वो उनको अच्छी अगर कोई डाइट नहीं मिलती थी तो ये सबसे बढ़िया डाइट थी, कोर्स ग्रेन्स। फिर जब रेवोल्यूशन आया, कृषि में जब रेवोल्यूशन आया, और उस वक्त श्रीमती इंदिरा गांधी हिंदुस्तान की प्राइम मिनिस्टर थी, तो उस वक्त देश की सबसे ज्यादा आबादी कोर्स ग्रेन खाती थी। अब उस वक्त PL 480 पब्लिक लॉ जो था वो अमेरिका ने बनाया और उसमें कुछ ग्रेन जो थे उनकी वो अपनी स्वतंत्रता जो करना चाहते थे कि हमारी परमिशन के वो अर्जी नहीं हुआ जैसे, उस वक्त श्रीमती इंदिरा गांधी ने उसके ऊपर साइन नहीं की, उस PL 480 एक्ट के ऊपर। उस वक्त उसने कहा कि हिंदुस्तान का किसान जो है वो अनपढ़ तो है लेकिन वो अपनी सूझबूझ से अच्छा काम करता है, और हम हरित क्रांति जो है उस देश में लेके आए। और उस हरित क्रांति में उस वक्त यही था कि अनाज पैदा करो। बहुत से एक्सपेरिमेंट किए गए। उस वक्त सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी पंत यूनिवर्सिटी और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना, अच्छी रिसर्चेस हुई और हम जो है वो सभी देशों से अग्रणी हुए गंदम उगाने में। अब हमारे देश में भी खान पान का तरीका बदला है। हम अब गेहूँ, जैसे हमारे यूपी है, बिहार है
और मध्य प्रदेश है, हम लोग गेहूं का चपाती ज़्यादा पसंद करते हैं। दक्षिणी भारत में लोग जो है वो राइस ईटर्स हैं, वो राइस को ज़्यादा पसंद करते हैं। ये कोर्स ग्रेन जो था, ये उस वक्त हमारे गरीब लोगों का खाना था, लेकिन लोगों ने अपनी फूड हैबिट्स बदल दी। अब कोर्स ग्रेन को लोग खाते नहीं। आपके हमारे जो बच्चे हैं उनको आप कहे कि मक्की की रोटी खाओ, वो कहेंगे हमें पसंद नहीं है, बाजरे की रोटी पसंद नहीं है। और इस तरह से हम कहेंगे कि चलो आप जो है वो मक्की जो है इसको ज़्यादा रिफाइन करके अगर कोई इंग्रेडिएंट्स हैं उसको खाओ तो वो खा लेंगे। तो फूड हैबिट्स जो हैं वो सबसे बड़ी बात है इंसान में। तो ये जो कोर्स ग्रेन्स हैं ये जानवरों के लिए भी ज़रूरी है। जहाँ गाय भैंस रखी होगी उसमें जो है चरी है, बाजरा है, रागी है। तो अब लोग इस तरफ भी आ रहे हैं कि कोर्स ग्रेन की उत्पादन जो है वो बढ़ाया जाए, लेकिन कोर्स ग्रेन्स का कंजम्पशन कम है। वो तो सिर्फ जानवरों के लिए ज़्यादा लोग उसको डालते हैं। आम इंसान का खान पान जो है वो बिल्कुल बदल गया है, और हम उसका ढिंढोरा तो बहुत पीट रहे हैं सारे हिंदुस्तान में कि आप जो है वो कोर्स ग्रेन्स को ज़्यादा बढ़ाएं दे, इसमें न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होते हैं। डॉक्टर साहब भी बैठे हैं, इनको भी ये भी नहीं खाते होंगे कोर्स ग्रेन, ये हमें तो जरूर प्रीच करते होंगे। लेकिन अब बहुत सी बाई प्रोडक्ट्स आ गई हैं, जैसे मेज़ है जी, मेज़ के बहुत बाई प्रोडक्ट्स हैं। इससे स्टार्च भी निकलता है, इससे ग्लूकोज बनता है, कॉर्न फ्लेक्स बनते हैं। इसके बाद जो है वो आप देखेंगे 5 स्टार होटलों में जो है वो इसे खास करके मेज़ जो पकी हुई मेज़ है, और उसको भी लोग देते हैं, उसमें सूप वगैरह में डालते हैं। तो जो जो चीज़ें इंग्रेडिएंट्स जो हैं बाई प्रोडक्ट्स अगर कोर्स ग्रेन्स के हम ज़्यादा से ज़्यादा बाई प्रोडक्ट्स मार्केट में लाएंगे तो लोगों की हैबिट्स, बच्चों की हैबिट्स जो है वो बिल्कुल बदल। और इसका काफी जो फायदा है आम जन को जरूर मिलेगा। सर, अभी आपने एक बात कही थी कि एक समय ये मेंटालिटी थी कि गरीब लोगों का खाना हुआ करता था, और आजकल के अमीर लोगों की मेंटालिटी का मैं जिक्र करना चाहूंगी। ऑर्गेनिक फूड और एक कृषि का क्षेत्र, इसके बीच में जो सामंजस्य बिठाना है, इसकी कितनी जरूरत महसूस होती है, और कैसे इसे बढ़ावा देने के लिए कोशिश अगले 5 सालों में आपकी ओर से की जाएगी? देखिए, एग्रीकल्चर इज ए बायोकल्चर। अगर एग्रीकल्चर है तो बायोकल्चर। ये खेती बाड़ी के साथ हमारा पशुधन जुड़ा हुआ था, लेकिन क्योंकि देश में अनाज की कमी थी, उसको पूरा करने के लिए 135 करोड़ लोगों को अनाज मुहैया करवाने के लिए हमें एक ही लक्ष्य प्राप्त किया कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अन्न उगाए। उस वक्त फर्टिलाइजर्स का भरपूर जो है वो प्रयोग किया गया, जिसमें 12-32-16 है, यूरिया है। जहाँ जहाँ इरिगेशन ज़्यादा थी वहाँ इसको ज़्यादा प्रोपोगेट किया गया, और पर एकड़ जो है वो ग्रोथ जो उत्पादन बढ़ा। और हमारे आपसे हर घर में जो है वो अनाज की जो किल्लत होती थी, मैंने अपने वक्त में देखा है कि गंदम नहीं होती थी, चावल बड़े कम होते थे, और रेन फेड एरिया से हम अपनी एक्टिविटी शुरू करते थे। लेकिन आज गंदम आपको बड़े जो है वो बड़े पैमाने के ऊपर मिलती है। मैं एक बार आपको बताना चाहता हूँ कि मुझे एक शादी में जाना पड़ा दिल्ली, और जब मैं गया तो वो शादी के बाहर एक टेंट लगा हुआ था, और उसमें पुलिस चारों तरफ पुलिस कॉरिडोर करके बैठी थी। मैं क्या यहाँ कोई वीआईपी आ रहा है? कहते नहीं जी, यहाँ पर ये देख रहे हैं कि चावल तो नहीं बने हुए हैं, या इस शादी में जो है वो गेहूं की रोटी तो नहीं दी जा रही है। क्यों? उस वक्त फूड की बड़ी किल्लत थी हिंदुस्तान में, और उस वक्त लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया कि एक दिन का उपवास रखो। मैं सोमवार को हम लोग उपवास करते थे, मैं उस वक्त पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। तो नौजवानों को भूख ज़्यादा लगती है, तो हम किसी घर रिश्तेदारों के जाते थे, वो भी कहते थे कि सोमवार को चूल्हा नहीं जलेगा भाई। तो उस वक्त आलू, पोटैटोस, वो ही एक डिश सभी जगह मिलती थी। कई वैरायटी आलू की, कहीं खट्टे बनाए हुए हैं, कहीं मीठे बनाए हुए हैं, कहीं जो है वो आलू जो है वो बॉयल्ड रखे हुए हैं। आज वो वक्त नहीं रहा है। आज हमारे पास सबसे ज़्यादा जो है वो गंदम का भंडार है। अगर देश में 10 साल भी कैद बना रहे तो हम सक्षम हैं लोगों को गंदम पहुंचाने के लिए।
तो उस वक्त ये हो लगी कि हम प्रोडक्शन को ज़्यादा बढ़ाएं। हमने प्रोडक्शन बढ़ाई और लोगों को जो है वो खाने पीने की चीज़ें जो है वो डिपुओं के माध्यम से। अब हम सोच कर रहे हैं कि हम ऑर्गेनिक की तरफ जाएं, क्योंकि जब यूरिया है, 12-32-16 है, पेस्टिसाइड है, इंसेक्टिसाइड है, दवाइयाँ हैं, इनके जब स्प्रे होते हैं तो ये हमारी फूड वैल्यू में ऐड होते हैं। अगर आप पंजाब का, हरियाणा की गाय भैंस का दूध पिएंगे, उसमें सबसे ज़्यादा यूरिया है, क्योंकि वो यूरिया हमने दिया फसल को, वो चारा जो जाता है तो उससे यूरिया ज़्यादा दूध में भी आता है। तो अब हमारी सोच जो है कि हम ऑर्गेनिक खेती के लिए जाएं, लेकिन ऑर्गेनिक खेती हम लिमिटेड एरिया में ही कर सकते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक खेती से प्रोडक्शन जो है इतनी ज़्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि अब हमारी सॉइल की हैबिट्स जो है वो बदल गई है। इसलिए हमारी अब सरकार की ये सोच है कि हम ऑर्गेनिक खेती की तरफ जाएं, और ऑर्गेनिक से जो चीज़ पैदा होगी उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, वैल्यू एडिशन भी उसमें अगर हम ज़्यादा करेंगे तो उसमें हर चीज़ प्रोटीन वगैरह जो है वो हमें ज़्यादा मकदार में मिलेगी। और जो इंसेक्टिसाइड है, विंडीसाइड्स हैं, मैनोरिंग है, उस प्रकार की जो है उसमें बिल्कुल एक तरफ हम ऑर्गेनिक रख दें, एक तरफ ये दूसरी फर्टिलाइजर वाले, तो लोग ऑर्गेनिक को ज़्यादा पसंद करते हैं। बिल्कुल, इसलिए अब एक ऑर्गेनिक तो ज्यादा पसंद किया जा रहा है। हाँ, सर, अभी आपने बीच में एक बात कही कि एक ये भी चुनौती होती है कि उपजाऊ क्षमता जो है कम होती जा रही है, और अभी देखिए आपकी सरकार बनी है, 100 दिन पूरे हुए हैं, मॉनसून में एक और ये जो चुनौती है ये और भी ज्यादा दोगुनी हो जाती है जब भूमि कटान होता है और जो उपजाऊ जमीन है वो बह जाती है। तो इसके लिए भी क्या एक मजबूत रणनीति के साथ मैदान पर उतरने की जरूरत नजर आती है? वैसे कि एरोजन वगैरह जो होता है, जी। देखिए अब ऐसा है कि हमारे अब दरियाओं ने अपने रुख बदले हैं, बड़े पैमाने के ऊपर अब हमारे बहुत सी ये जो है वो ज़रूरत है मकान बनाने की, अच्छे घर बनाने की, रेत बजरी, तो बहुत बड़े क्रशर्स जो हैं वो जो लग गए हैं दरियाओं के किनारे बीच में। उससे क्या हुआ है कि जो हमारे पेरिनल रिवर्स हैं उन्होंने अपने कोर्स बदल लिए, और इससे वो जब बरसात आती है तो जो हमारी अपनी कूलें हैं, जो ट्रेडिशनल कूल्स थी, जो हमारे अपने लोग उनको मेंटेन कर। अब कांगड़ा में आप देखिए कि सारी की सारी हमारी पुरानी कूलें जो सिंचाई की व्यवस्था को ठीक रखती थी, वो सारी ट्रेडिशनल कूल जो हैं वो डिफंक हो गई हैं, क्योंकि हमारे जहाँ से वो कूलें आती थी वो दरिया नीचे चले गए हैं और कूलें ऊपर को टंग गई। तो उस वक्त मनरेगा कहता है कि 2004 में जब मैं मेंबर पार्लियामेंट बना तो उस वक्त हमने मनरेगा महात्मा गांधी रोजगार ग्रामीण गारंटी योजना में काफ़ी पैसा देकर उन कूलों को रिकंस्ट्रक्ट किया है और बढ़िया कूल हैं उनको दोबारा हमने बनाया है। तो इसके लिए हमें कोई नीति तैनात करनी पड़ेगी, खास करके ये जो हमारे क्रशर्स जो है वो हमारे दरियाओं के बीच में लगे हैं। ब्यास में देख लो, उसकी ट्रिब्यूटरीज में देख लो आप, क्रशर से पूरे के पूरा वो सारे का सारा रेत बजरी वहाँ से उठा देते हैं, और इससे क्या होता है कि हमारे नज़दीक के जो लोगों की लैंड होल्डिंग्स हैं उनके ऊपर ज़्यादा असर पड़ा। तो इसके लिए सरकार जो है वो कोई ना कोई एक्ट जो है इनेक्ट करेगी, ताकि ये हमारी माइनिंग का जो काम है इसको लिमिटेड एरिया में भी हम उसकी परमिशन। बाकी थोड़ा बहुत बजट हमें सॉइल कंजर्वेशन वगैरह के लिए आता है, फ्लड कंट्रोल के लिए आता है, लेकिन उसकी जो मात्रा बड़ी कम है, इससे जो है वो ज़्यादा हम जो है वो उस जो लॉस होता है बरसात के दिनों में उससे ज़्यादा हम भरपाई नहीं कर सकते। सर, इसी के साथ देखिए बंदरों की बड़ी समस्या रहती है अक्सर, और वो कृषि क्षेत्र की जो उपजाऊ भूमि है उसे अक्सर उजाड़ देते हैं। इसके लिए किसी ठोस रणनीति की दरकार नजर आ रही है? देखिए ये जो हमारे वाइल्ड लाइफ है, हमने जब एक्ट इनेक्ट किया था तो वाइल्ड लाइफ में हमने कुछ प्रजातियां जानवरों की थी जिसको जो है वो मारने की इजाज़त दी थी, और कुछ प्रजातियां ऐसी थी कि जिनको हम मार नहीं सकते क्योंकि पूरा प्रतिबंध है। उसमें कुछ ऐसी प्रजातियां थी जिसको आप अपने खेत में मार सकते हैं, जैसे सूर है, वाइल्ड बोर है, इसको आप अपने खेत में मार सकते हैं।
बंदर है, इसको आप अपने खेत में मार सकते हैं। लेकिन क्योंकि हम लोग जरा धार्मिक आस्था से जुड़े हुए हैं, अगर बंदर को हम शूट करते हैं तो बंदर दोनों, जब वो मरता है तो दोनों हाथ ऐसे करता है भगवान की तरफ देख। तो फिर इंसान जो है वो सोचता है कि ये तो ऊपर वाले को भी कह रहा है कि इसके साथ भी ऐसा बदला चुकाना। तो धार्मिक वजह से हमने इसको लोगों ने मारना बंद करे। नहीं तो हमने उस वक्त वाइल्ड लाइफ एक्ट में हमने कुछ प्रजातियों की छूट दी थी, लेकिन अब लोग इसको मारते नहीं हैं। इसलिए हमने कहा कि जो हमारे खास करके जो जंगल हैं उसमें जो हमारे फ्रूट बेयरिंग ट्रीज हैं वो कम होते जा रहे हैं, और जंगलों में हमने मोनोकल्चर शुरू कर दिए। एक किस्म के प्लांट लगाएंगे। अगर हम चील का जोन है तो उसमें चील ही लगा देंगे, अगर देवदार का जोन है तो उसमें देवदार ही लगा देंगे। इसलिए हमें मिक्स्ड फॉरेस्ट लगाने चाहिए, ब्रॉड लीव्स के फॉरेस्ट लगाने चाहिए, फ्रूट बेयरिंग जो है वो हमें दरख्त लगाने चाहिए, फ्रूट बेयरिंग बुशेस लगाने चाहिए। क्योंकि जानवर जो है, खास के बंदर है, दूसरी चीज़ें, जब मैं फॉरेस्ट मिनिस्टर था तो मैंने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स जो थे वे उस वक्त निकाले कि बर्ड और पीपल इसको कोई नहीं काट सकता। अगर उसको काटेगा तो उसको जुर्माना देना पड़ेगा, क्योंकि बर्ड और पीपल जो है उस थ्रू आउट उसमें बेरीज लगते हैं, फ्रूट्स लगते हैं, उसमें बंदर भी खाते हैं, चिड़िया भी खाएगी, बर्ड्स भी खाएंगे, बंदर भी खाएंगे। तो हमें कुल मिलाकर एक इकोलॉजी सिस्टम जो है वो बना रहेगा, उसका संतुलन रहेगा। सर, एक बात तो आपसे यहाँ पर बातचीत के जरिए साफ हो गई, जमीन से जुड़े आप नेता है और आगे की जो 5 साल की सोच है वो भी आपने बता दी है, किस तरीके से कृषि के क्षेत्र में विकास होगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस सार्थक चर्चा में हमारा साथ देने के लिए। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए यहाँ पर कृषि मंत्री के लिए, क्योंकि 5 साल में किस तरीके से विकास होगा उसका खाका इन्होंने यहाँ पर बताया। सर, शुक्रिया आपका। थैंक यू। के बाद चंद्र कुमार जी और दीपशिका, बहुत सकारात्मक चर्चा के साथ आपने इस बातचीत को संपन्न किया है। और मैं गुजारिश करूंगा मंत्री जी, आप मंच पर मौजूद रहे। खबरों की तरफ से मैं गुजारिश करूंगा डॉक्टर एस मीनास से कि वो मंच पर आए और यहां मौजूद मंत्री जी को सम्मानित करें, एक स्मृति चिन्ह भेंट कर, ताकि ये पल हमें याद रहे। और सभी चाहते हैं कि हिमाचल लगातार प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते रहे, और एक सकारात्मक सोच के साथ इस बातचीत को हमने यहां पर किया है। और अभी हमने बहुत महत्वपूर्ण विषयों पर बातचीत की है, और ये जो विषय थे वो इसलिए अहम है क्योंकि ये किसानों से जुड़े विषय थे। और साथ ही एक और बड़ी बात है कि सरकार इस सोच के साथ आगे बढ़ रही है। एक बार फिर से जोरदार तालियां इस बातचीत के लिए।